आप सभी लोग को मेरा चैनल द यूथ क्लासेज में स्वागत है। मुझे आशा और उम्मीद भी है कि विजिबिलिटी और साउंड दोनों क्लियर आ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह दुनिया इस समय पूरी तरह से ऑनलाइन पर डिपेंड हो चुकी है और कहा जाता है कि जब बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से कंटेंट के साथ पढ़ते हैं, अच्छे टीचरों से पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको उम्मीद और विश्वास के साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ा हूं कि आप सभी लोगों को इस ऑनलाइन चैनल में भी मैं ऑफलाइन का मजा दिलवाऊंगा। कैसे ऑफलाइन का मजा दिलवाया जाएगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हमारे गुरुजन जुड़े हुए हैं जो आपको हर सब्जेक्ट में एक बेहतरीन कंटेंट देंगे और हर सब्जेक्ट एक ऑफलाइन जैसा, इस ऑनलाइन के चैनल में भी ऑफलाइन जैसा एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो मेरा नाम पवन यादव है और मैं आप सब लोग को इस चैनल में केमिस्ट्री का क्लास दूंगा। तो चलिए हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो केमिस्ट्री दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक होता है कार्बनिक रसायन और एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा और आप दे दिया गया है और आप लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। फिर ये हमारा स्टार्ट करते हैं कार्बनिक रसायन। तो इस कार्बनिक रसायन में आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि बेसिक कार्बनिक हमारा क्या होता है। ये जो कार्बनिक रसायन लिखा हुआ है, बेसिक कार्बनिक क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान ले, क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जानना जरूरी होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस पहला लेक्चर में, इससे कार्बनिक क्लास 12 के कार्बनिक रसायन के पहले लेक्चर में कार्बनिक का बेसिक आपको दे दिया जाए, ताकि फिर आगे जितने भी चैप्टर आएंगे, जितने भी कंटेंट आएंगे, इस कोई चैप्टर और कंटेंट में कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा कि ये कार्बनिक रसायन जो है, इसमें आपको कार्बनिक रसायन का डिफिनेशन और उनसे जुड़ने वाले जो भी यौगिक होंगे, जो भी कंपाउंड होंगे, उसके माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे। और रही दूसरी बात कि हम ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा कैसे ले सकते हैं, तो मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूं कि किसी भी वीडियो को, चाहे मेरी वीडियो हो चाहे अन्य चैनल के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हो, किसी भी वीडियो को आपको स्पीड बढ़ाकर नहीं देखना है। पहली बात कि जितना आप स्पीड बढ़ाकर, बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि 2x पर देखते हैं, 1.5x पर देखते हैं। तो अगर उतना देखेंगे आप लोग तो कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस चैनल में जितने भी वीडियो, जितने भी कंटेंट डाला जाएगा, उन सभी कंटेंट को आप सभी लोग ध्यान से और नॉर्मल स्पीड से देखिएगा, तब जाकर ये ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा मिलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। और उस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोग को एक बात बता देना चाहता हूं कि हर एक चीज ऊर्जा के साथ की जाती है और शरीर में ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जैसे अकॉर्डिंग आप किसी भी कार्य को स्टार्ट कर सके। तो कहा जाता है कि जैसे कि मैंने एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है कि आंखों में नींद बहुत है। ये समय ऐसा है कि लोग पढ़ने के रूप में जैसे ही पढ़ने जाते हैं तो उनको नींद लगने लगती है। जो भी हमारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के जो भी बच्चे होंगे उनको नींद लगने लगती है। तो उनके लिए दो लाइन लिखा है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आने वाला पेपर भी है, बहुत जल्द आपका पेपर भी स्टार्ट होने वाला है, बोर्ड का पेपर भी स्टार्ट होने वाला है। तो उन्हीं के लिए मैं दो लाइन बता देना चाहता हूं कि आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो आप सब लोग इन्हीं बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा और इस चैनल के माध्यम से हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से आप कंटेंट में जाते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं स्टार्ट करता हूं। और इस लेक्चर में ये हमारा टॉपिक कौन कौन सा चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं कार्बनिक रसायन का डिफिनेशन बताऊंगा कि कार्बनिक रसायन होता क्या है, और उसके बाद कार्बनिक रसायन बना कैसे है। तो दो चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न, दो चीजों से मिला हुआ है। फिर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उनके व्युत्पन्न क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपका जो तीसरा टॉपिक आ जाएगा वो हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद व्युत्पन्नों के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इसमें। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स दोनों को बताया जाएगा। फिर चौथा जो टॉपिक होगा वो स्ट्रक्चर के बारे में, कि आखिर में हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस चौथा टॉपिक में आपको स्ट्रक्चर, यानी इन सबके स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर का मतलब आप सब लोग जानते हैं। इसमें इस चैनल के माध्यम से दोनों क्लासेस जुड़ी हुई हैं, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड। तो उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर मतलब संरचना होता है। तो हम कार्बनिक रसायन
कार्बनिक रसायन में क्या क्या आएंगे, उनका एग्जाम्पल्स क्या होंगे, और बेसिक चीज से लेकर हम चलेंगे और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस वीडियो के माध्यम से इस लेक्चर में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपका है कि कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, ये आपका जो कार्बनिक रसायन है ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन, जब कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं तो सूर्य कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन और कार्बन से बनने वाले जो भी कंपाउंड होंगे, कार्बन और कार्बन से बनने वाले जो भी कंपाउंड होंगे, और कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोकार्बन एक हो सकता है, एक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, और एक हाइड्रोकार्बन का भी उत्पन्न हो सकता है। यहां पर मैं लिखा हुआ दो हो सकते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में दो महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में और एक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के बारे में। तो इन दोनों को क्या होता है, कैसे होता है। देखिए हम जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलता है ये हाइड्रोकार्बन बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलता है ये हाइड्रोकार्बन बनता है। लेकिन उनके व्युत्पन्न कैसे लिख सकते हैं कि यही कार्बन और हाइड्रोजन, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को रिमूव करके जो दूसरा एलिमेंट, कोई मान लो कोई भी एलिमेंट इसमें जोड़ दिया जाता है हाइड्रोकार्बन में, तो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो जाता है। तो ये दोनों टॉपिक इस पे अंतर्गत आप पढ़ेंगे। तो एक बार और बता देना चाहता हूं, अगर मेरा वीडियो फास्ट जा रहा है तो मैं इसको और स्लो करना चाहूंगा कि कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन से बनने वाले जो भी कंपाउंड होंगे, अब कार्बन से बनने वाले कौन कौन से यौगिक, इस कार्बनिक रसायन में कौन कौन से तत्व शामिल हो सकते हैं। ओनली कार्बनिक रसायन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही शामिल नहीं होता है, उसके अलावा अन्य सारी तत्वें भी हैं जो शामिल होती है। वो कौन कौन से तत्वें शामिल होती है मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी बेसिक चीज जितना आप जानेंगे उतना ही आगे वाले लेक्चर में और आगे वाले टॉपिक में आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ऐसा कंपाउंड लिख भी दिया हूं, देख लीजिएगा। ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन कह सकते हैं हम कि कार्बन और प्लस हाइड्रोजन अगर आपस में मिल जाएगा तो ये बनेगा हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन जब बनेगा तो हाइड्रोकार्बन होता कैसे है, जैसे मान लीजिए पहला हम एल्केन ले लेते हैं, तो एल्केन भी एक प्रकार का आपका हाइड्रोकार्बन है। जो एल्केन है आपका, एल्केन भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन ये आपस में मिले हैं तो हाइड्रोकार्बन बना है। पहला एग्जांपल लेकर चल रहा हूं CH4। CH4 को हम मेथेन बोलते हैं, हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि CH4 मेथेन होता है। तो CH4 मेथेन यानी इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन। C2H6 ये भी आपका एथेन हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, एथेन। तो ये कैसे एथेन हो रहा है, कैसे मेथेन हो रहा है, कैसे प्रोपेन होगा, ये सब कुछ ये आपके नामकरण में मैं पढ़ा दूंगा। तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना कि सर कैसे नाम लिख लेना। अगर जानकारी हो तो अच्छी बात है, अगर जानकारी नहीं है तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कैसे इसका नामकरण किया जा रहा है। बस हमको एक चीज मकसद लेना है कि जो कंपाउंड सर लिख रहे हैं क्या उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी है, ऐसा नहीं है, दूसरा एलिमेंट कोई भी नहीं है, बस ओनली कार्बन और हाइड्रोजन ही है। तो जो भी हम जैसे मान लीजिए मेथिल को लिखते हैं CH3 हो जाता है, एथिल को लिखते हैं C2H5 हो जाता है। यानी जो भी हमारा कंपाउंड होगा, जो भी हमारा यौगिक होगा, अगर वह केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने रहेंगे तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो दोनों चीज मिलकर बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होता है। मैं बताया हूं पहला, एक बार पुनः लेकर चलते हैं पीछे, और पीछे लेकर चलते हैं कार्बनिक रसायन में। कार्बनिक रसायन में जैसे कि मैंने बताया आपको कि हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न के बारे में भी पढ़ना है। बेसिक में हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उनके व्युत्पन्न के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कौन कौन से हो सकते हैं।
तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न ऐसा होता है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से, मान लीजिए हम CH4 एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। अब हम CH4 को कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा जाता है इसकी जानकारी मैं आपको आगे वाले टॉपिक में देने वाला हूं कि आखिर में ऐसा कैसे लिख दिए, CH4 को ऐसे कैसे बना दिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना दिए। जब स्ट्रक्चर में टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लैरिटी के साथ आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बना हुआ है। लेकिन फिलहाल हम डिफिनेशन के बारे में देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब उनके व्युत्पन्न हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, कोई भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए, जो भी आपके पास हाइड्रोजन है किसी भी हाइड्रोजन को आप रिमूव कर करके और आसानी से कोई एक एलिमेंट, दूसरा कोई भी एलिमेंट जोड़ दीजिए, वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। जैसे CH4 मैं यहां पर लिखा हूं। अब यहां पर CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और CH3 कर दिया, 3 हाइड्रोजन ले लिए और एक हाइड्रोजन को रिमूव करके इसके जगह पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। X मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, यही 4 हमारे तत्व होते हैं हाइड्रोजन ग्रुप में। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और जब हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है तो वह कहलाता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। क्या एक ही ओनली जोड़ेंगे? क्या हाइड्रोजन ही ओनली जोड़ेंगे? ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला है कि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए और कोई भी एलिमेंट जोड़ दीजिए। कोई भी एलिमेंट का मतलब कि एक एलिमेंट नहीं होगा, कोई आप कंपाउंड उसमें क्या बोलते हैं कंपाउंड भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप जोड़िए, OH ग्रुप जोड़ दीजिए, COOH ग्रुप जोड़ दीजिए, CN ग्रुप जोड़ दीजिए, यानी कुछ भी जोड़िए, लेकिन एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ही जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आपको बता देना चाह रहा हूं कि एक आ जाएगा CH3 और इसमें हमने OH जोड़ दिया, तो क्या यह हमारा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इस हाइड्रोकार्बन को भी बोलेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। इसमें करना क्या है कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एक हाइड्रोजन को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, यही होगा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो अभी तक हमने 2-3 टॉपिकों के बारे में पढ़ा कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं। अगर तीनों चीज अच्छा लगा हो तो बोलिए मैं आगे बढ़ाऊं। लेकिन सबसे पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि कोई भी चीज को, कोई भी टॉपिक को जब तक धैर्य के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक वो समझ में आने वाला नहीं है। एक एक पॉइंट को इसमें क्लियर करते हुए हम चलेंगे। ये नहीं कि मैंने कुछ ऐसा बता दिया जिसको आपको बारे में जानकारी ही ना हो। ऐसा कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं आएगा जो मैं बता दूं और आपको जानकारी ना हो। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसी में आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज होता क्या, ये टॉपिक क्या है। तो इसी तरह से मैं एक एक टॉपिक को आगे बढ़ाता जाऊंगा। क्योंकि फिलहाल अभी हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बेसिक केमिस्ट्री में बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हर एक पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को छोड़िएगा मत। अगर एक पॉइंट को भी आप छोड़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक एक टॉपिक को आप क्लियरिटी देखते चलिए। क्लास 12th का मेरा हैलो एल्केन और हैलो एरिन का पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया कार्बनिक रसायन से, यानी आपको हैलो एल्केन और हैलो एरिन पढ़ने से पहले कार्बनिक रसायन के बारे में 2-4 बातें जान लेनी चाहिए। अगर और अधिक कार्बनिक रसायन जानना है, कार्बनिक रसायन के बारे में और विस्तृत जानकारी लेना है, बेसिक चीज पढ़ना है, तो क्लास 11th की वीडियो के पहला कार्बनिक रसायन का देखेंगे तो वहां पर और आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्बनिक रसायन होता क्या है। तो हमने 3 टॉपिक अभी तक पढ़ा है। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं। फिर अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक तत्वों में, कार्बनिक यौगिकों में मुख्य तत्व कौन कौन से आते हैं। कार्बनिक यौगिक जो भी होंगे हमारे, तो उस कार्बनिक यौगिक में मुख्य तत्व, कार्बनिक यौगिक जो होंगे उस कार्बनिक यौगिक में मुख्य तत्व कौन कौन से आएंगे। तो कार्बनिक यौगिक में मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं इसको आपको जान जाएंगे। तो कार्बनिक यौगिक जो भी बनाया जाएगा, जो भी आपका चैप्टर होगा, जैसे मान लीजिए हमारे क्लास 12 का चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 चैप्टर हमको पढ़ना है क्लास 12 में। तो क्लास 12 में जितने कार्बनिक यौगिक आएंगे उनमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो रहेगा ही, इसमें नो डाउट।
कार्बन के साथ साथ हाइड्रोकार्बन करना है तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही, इसमें भी नो डाउट है। हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी रहेगा, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी रहेगा, और नाइट्रोजन के साथ साथ हैलोजन भी रहेगा। एक्स यानी हैलोजन होता है, एक्स का मतलब क्या होता है, हैलोजन होता है। और हैलोजन में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हो सकते हैं, एक फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। ये हमारे एलिमेंट शामिल हो सकते हैं। तो मुख्यतः इतने एलिमेंट है जो कार्बनिक यौगिकों में यानी कार्बनिक रसायन में आने वाले हैं। इन यौगिकों के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। ये यौगिक कब होते क्या है। सबसे पहले हम इनके संयोजी कोष में, संयोजी कोष आपको पता होगा कि संयोजी कोष किसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोला जाता है, यानी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोष का आने का मतलब कि आप 11 से पढ़े होंगे कि अंतिम कक्षा में इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं, तो अंतिम कक्षा में कितने तत्व शामिल होते हैं उन्हीं को संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन के 6 है एटॉमिक नंबर। इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। तो इनमें जो अंतिम लास्ट वाला जो सेल होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो या इसमें देखा जाए, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इन तत्वों में जो भी हम इस कार्बनिक रसायन में तत्व आने वाले हैं, उन तत्वों में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगा, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगा। तो कार्बन की बात है, कार्बन में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2 और 2 4 होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे कितने, 4 हो गए। कार्बनिक रसायन में 4 हमारे एलिमेंट टोटल आते हैं। कार्बनिक रसायन में जो भी एलिमेंट आते हैं उनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको लिखना है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए मैंने 4 लिख दिया। उसी तरह से हाइड्रोजन का, अब ये सर कैसे लिख दिए हैं, सर ये कैसे आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, इसके लिए वो 11th का, सब कुछ तो 12th के वीडियो में नहीं अपलोड हो सकता है, तो इसके लिए 11th के वीडियो को भी आपको देखना पड़ेगा। और उस 11th के वीडियो में मैं बहुत अच्छी तरह से बताया हूं कि किसी भी एलिमेंट का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हम सभी 118 तत्वों का आसानी से हम 1s और 2s के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फिर दूसरी बात रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। फिर ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में, यानी ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो टोटल 6 होता है। फिर नाइट्रोजन का देखा जाए तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो टोटल 5 होती है। और हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन के अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है टोटल 7 होती है। कितना होती है, टोटल 7 होती है। कैसे होती है, एक लास्ट वाला मैं फ्लोरीन को लेकर चल रहा हूं, 9 होता है। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5। ये टोटल देखा जाए तो दूसरी कक्षा जो होता है, अंतिम जो आपके सेल है उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ही है। तो अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, हमारे जो मेन तत्व आते हैं इस कार्बनिक रसायन में, उनमें कितने टोटल आ जाएंगे, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5। पांचों में क्रमशः 4 1 और उसके बाद 6 5 और 7 के रूप में इलेक्ट्रॉन शामिल रहते हैं। तो वो हो जाता है संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम कहते हैं कि इसकी वैलेंस यानी वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है। जो हमारे तत्व कार्बनिक रसायन में आते हैं उनके वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होती है, तो इसके बारे में आप छोटा सा पढ़ लीजिएगा कि इसकी संयोजकता कैसे होती है, वैलेंसी इसकी कैसे होते हैं, संयोजकता। तो इन तत्वों की वैलेंसी कितनी होती है ये जाना जरूरी है। अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बंध बनाने की क्षमता रखते हैं उसी को वैलेंस यानी संयोजकता कहते हैं।
वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो हम देखेंगे कि कार्बनिक रसायन में जितने तत्व आ रहे हैं ये तत्व किस प्रकार से बंध का निर्माण करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में सहायक होंगे, उन्हीं के माध्यम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कार्बन की देखा जाए तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता आपके 4 हो जाएगी, कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी क्योंकि इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की जो संयोजकता होगी हाइड्रोजन की 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की जो संयोजकता हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रीजन क्या है कि ये दो इलेक्ट्रॉन आपके दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड मतलब जोड़े इलेक्ट्रॉन है, सिंगल के रूप में नहीं है। और वही इलेक्ट्रॉन बंध बनाने की क्षमता रखते हैं जो सिंगल के रूप में रहते हैं। तो यानी एक ये इलेक्ट्रॉन हुआ, एक ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बंध बनाने में सहायक होंगे, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की संयोजकता हम मान सकते हैं कितनी होगी, 2 होगी। फिर उसी तरह से नाइट्रोजन की देख लिया जाए, जो नाइट्रोजन की संयोजकता होगी ये तो आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके, ये तीनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगा। अब आते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी तत्वों के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बंध बनाने में सहायक होते हैं, तो ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन ही ऐसा है जो हाइड्रोजन में बंध बनाने में सहायक होता है, इसलिए इसकी जो हाइड्रोजन की जो संयोजकता हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो हमने कार्बनिक रसायन में आने वाले हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न और कार्बनिक रसायन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं ये भी आपने जान लिया कि टोटल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कार्बनिक रसायन में शामिल होते हैं, लेकिन ये तत्व जो है मेन रूप से शामिल होते हैं और मैक्सिमम कंपाउंड इन्हीं से बनता है। तो इन तत्वों का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम नहीं जान पाएंगे कि इनके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तक ये कंपाउंड बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का रहना जरूरी होता है। तो ये कैसे कैसे ये तत्वों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने ये जान लिया। फिर उनकी वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है। तो संयोजकता टोटल आपके लिख दिया हूं कि कार्बन में 4, हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में 2, नाइट्रोजन में 3 और हाइड्रोजन में 1 होता है। किस प्रकार होता है मैं आपको बार-बार से बताना चाहूं कि जो संयोजकता होता है वो बंध बनाने की क्षमता को दर्शाता है, बंध बनाने की क्षमता को दर्शाता है, वही हमारा कहलाता है क्या चीज, संयोजकता कहलाता है। अब जितने बंध बनाएंगे, जितने बंध बनाएंगे उतनी उसकी संयोजकता बढ़ेगी। यानी ये भी कह सकते हो कि अयुग्मित संख्या, यहां पर देखा जाए तो आप ये भी लिख सकते हो यहां पर कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, जितने नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बंध बनाते हैं। यही उन्हीं के माध्यम से हम आप आसानी से वैलेंसी को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब पूरे आपके टॉपिक है जो बेसिक केमिस्ट्री चल रहा है। तो हम कार्बनिक रसायन में कितने तत्वों के बारे में बता दिए, इतने ही सब तत्व होते हैं जो कार्बनिक रसायन बनाने में सहायक होते हैं। अब इन तत्वों की लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, इन तत्वों का संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, उन संयोजकताओं के माध्यम से हम संरचना किस प्रकार बना सकते हैं, तो संरचना बनाना भी पड़ेगा। तो चलिए हम आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको करते हैं। और अगला आएगा आपका कि तत्व लिखते पहले कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, फिर इन तत्वों की आपकी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जब संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगा तो लुईस डॉट सिंबल इनका क्या होता है, लुईस डॉट सिंबल क्या होता है,
लुईस डॉट सिंबल क्या होता है। फिर लुईस डॉट सिंबल के बाद हम इसकी संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं कि इनकी संयोजकता क्या होती है। संयोजकता कहने का मतलब ये भी लिख सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिख सकते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अंत में आता है इनका स्ट्रक्चर, लास्ट में आता है इनके संरचना। इनकी संरचना आती है। तो अभी मैंने बताया कि हमने पढ़ा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइलोजन। इतने तत्वों के बारे में हमने पढ़ा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइलोजन। इन सभी तत्वों के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जस्ट अभी पीछे हमने पढ़ा, देख लीजिए, पीछे हमने यही पढ़ा है कि हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में टोटल 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उन्हीं चीज को यहाँ पर आपको रख लेना है कि कार्बन में टोटल संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। उसके बाद संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। फिर हाइड्रोजन में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, ऑक्सीजन में 6 होती है, नाइट्रोजन में 5 होती है और हाइलोजन में आपके 7 होती है। इतने हमारे संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या होती है। फिर लुईस डॉट सिंबल क्या होता है? लुईस डॉट सिंबल का मतलब कि किसी भी, अब ये 11th में अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। 11th का जो वीडियो देखेंगे तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है ये भी बता दिया जाएगा। लुईस डॉट सिंबल कैसा बनाता है ये भी बताया गया होगा। संयोजकता कैसे निकाली जाती है ये भी बताया गया। हर चीज में जो भी बेसिक चीज है ना आपको 11th में दे दिया गया। लेकिन मैं 12th में इसलिए बता दे रहा हूँ कि 12th का कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले बच्चे भूल भी जाते हैं 11th की बातें, 11th में सर क्या क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अगर आप लोग को याद दिला दूं कि ऐसे ऐसे इसमें होता है तभी आप जाकर कार्बनिक रसायन को, 12th का कार्बनिक रसायन को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जो मेरा पहला लेक्चर होगा ना इस कार्बनिक रसायन में, ये ओनली बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में होगा। इसलिए मैं ये सब बताने जा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए तो बेसिक ऑर्गेनिक होता क्या है। तब हम उनके बारे में, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो इजीली तरीके से हमको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। मैंने आपसे शुरुआत में एक बात बोली थी कि आपके ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन का मैं मजा कैसे दिलाऊंगा, कुछ इस तरह से दिलाऊंगा कि बेसिक चीज आप जितना जानेंगे, बेसिक चीज जितना जानते रहेंगे उतना ही आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आगे के रास्ता आपको दिखलाता जाएगा और आप हर चैप्टर को, टॉपिक को आप आसानी से पढ़ते जाएंगे। तो बेसिक जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं ये सब बताने जा रहा हूं। लुईस डॉट सिंबल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक बिंदु यानी कोई सिंबल के द्वारा उनके इलेक्ट्रॉनों को डिनोट कर दिया जाता है, वही लुईस डॉट सिंबल होता है। जैसे मान लो कार्बन में कितने होते हैं? 4 होते हैं। हम कार्बन में 4 होते हैं तो इनके अगर इलेक्ट्रॉन रखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन आपका लिख लिए। अब हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? तो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर आपका ऑक्सीजन हो गया। फिर ऑक्सीजन में आप कहोगे सर बिंदु द्वारा क्यों डोनेट कर रहा है हर में? हाँ, सभी एलिमेंटों में डॉटेड द्वारा ही नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है, किसी में स्टार भी बना दो, आप लोग के मर्जी। 2 3 4 5 और 1 6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन के देखिए टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब नाइट्रोजन में 5 होते हैं तो कितने हो जाएंगे? अब इसे गोला बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका हाइलोजन। हाइलोजन में टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। हाइलोजन का मतलब मैं बता चुका हूं। हाइलोजन का मतलब क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही सब आता है हाइलोजन। इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइस के द्वारा भी आप लिख सकते हो, कोई भी एक सिंबल के द्वारा आप इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम लुईस डॉट सिंबल, अब लुईस डॉट सिंबल के बारे में अधिक जानकारी लेना है तो 11th की वीडियो देखनी पड़ेगी। फिलहाल हम चलते हैं आगे। जो हमारे कार्बनिक रसायन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो भी हमारे एलिमेंट होंगे उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। 29 वैलेंसी, मैं पहले ही बताऊं कि वैलेंसी संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एक एलिमेंट में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित मतलब जो जोड़े में नहीं है, सिंगल के रूप में है, उनमें अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं वही उनकी क्या कहा जाती है? संयोजकता हो जाती है।
अब कैसे संयोजकता हो जाएगी? तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में सहायक होते हैं, डबल इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाने में आपका भूमिका निभाएगा तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताइए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे हो जाएगी? देखो ध्यान से, यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन का देखा जाए तो 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी जो संयोजकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसी तरह से हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसी तरह से ऑक्सीजन की संयोजकता, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, पेयर्ड मतलब युग्मित अवस्था में है। मैंने क्या बोला संयोजकता निकालने के लिए? अयुग्मित। तो अयुग्मित में कौन आ जाएगा? 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो इसमें ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। उसी तरह से नाइट्रोजन की बात किया जाए, ये भी पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जो पेड़ है, पेड़ मतलब जुड़ावस्था में है। सिंगल अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 और 1 3, यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे नाइट्रोजन। फिर हाइड्रोजन की बात आ जाए, ये भी पेयर्ड स्टेट में है, ये भी पेयर्ड स्टेट में है, ये भी पेयर्ड स्टेट में है। अनपेयर्ड यानी अयुग्मित कितने हैं? तो 1 है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। और कभी भी हाइड्रोजन कंपाउंड बनाएगा तो अपनी एक संयोजकता के साथ बनाएगा। सॉरी। उसके बाद कार्बन जब भी आपका कंपाउंड बनाएगा तो 4 संयोजकताओं के साथ बनाएगा। हाइड्रोजन जब भी कंपाउंड बनाएगा तो 1 संयोजकता के साथ बनाएगा। ऑक्सीजन जब भी कंपाउंड बनाएगा तो 2 संयोजकताओं के साथ बनाएगा। तो अब किस प्रकार बनाते हैं उनका लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनता हुआ। तो मैं स्ट्रक्चर पहला ले लेता हूं, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के लेता हूं पहला नंबर। कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के लेते हैं पहला पार्ट। जैसे मान लीजिए CH4 को हमको बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो CH4 के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? ये कार्बन अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4। मैंने क्या बताया कि जो वैलेंसी होती है वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही। कितने कार्बन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? 4, तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन के कितने हैं? 1 होता है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़िए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़िए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़िए, 1 हाइड्रोजन। ये हो गया आपका CH4 का संरचना हो गया। फिर आगे अगर ज्यादा जानकारी संरचना के बारे में जानना है तो 11th की वीडियो से हो रही, क्योंकि वही बेसिक है हमारा। 11th का जब तक आप अच्छी तरह से कार्बनिक रसायन नहीं पढ़ेंगे फिर 12th में प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तो 11th के केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट आप केमिस्ट्री से लेकर के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब 12th के लेक्चर आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। स्ट्रक्चर चलते हैं हम। स्ट्रक्चर में जैसे मान लीजिए C2H6, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा। कार्बन कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया कि टोटल संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। अब बताइए एक बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरा बॉन्ड बनाएगा, फिर तीसरा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर 1 बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरा बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा। इस प्रकार से ये कार्बन 2 कार्बनों का स्ट्रक्चर हो गया। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए श्योर है कि 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना ली। फिर दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, इसके भी कितने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं, तो देखिए तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिए। फिर तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। इसी तरह से टोटल आपके हाइड्रोजन आएंगे, टोटल वो 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, और अपने एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। देखिए टोटल 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन आ रहा है, यानी C2H6। यानी C2H6 को क्या बोलेंगे? एथेन बोलेंगे। आप बोलोगे सर इसको एथेन क्यों कहते हैं? तो फिर IUPAC जब नामकरण आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहां से क्लियर जानकारी हो जाएगी कि कैसे इसका नामकरण एथेन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं CH3 और Cl के बारे में, जिसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। ये क्लोरोमीथेन बना कैसे है? क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो उसी तरह से कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, मैंने देखिए 4 इलेक्ट्रॉन में रख दिया। फिर क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होता है,
तो इसकी संयोजकता 1 होती है क्लोरीन की, और कार्बन की 4 संयोजकता होती है। हाइड्रोजन की देखा जाए तो हाइड्रोजन की 1 ही संयोजकता होती है, और इस प्रकार करके ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, 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 ऐसे करके CH3Cl का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर अगर ऑक्सीजन के बारे में देखा जाए तो ऑक्सीजन के लिए भी एक कंपाउंड ले लेता हूं, CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। ये आपका बेसिक वाली स्ट्रक्चर चल रहा है। किसका स्ट्रक्चर चल रहा है, जो इस कार्बनिक रसायन में भाग लेने वाले तत्व हैं उनका। आप लोग भटकने की कोशिश मत कीजिएगा, वही आपका टॉपिक चला। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। इन्हीं तत्वों का हम आसानी से स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं कि किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आगे आगे आपका CH3OH का बनाया जाए, CH3OH का बनाया जाए तो एक कार्बन रहेगा, बाकी एक ऑक्सीजन रहेगा, ठीक। और हाइड्रोजन को लगाना है तो एक हाइड्रोजन यहां लिख दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां लिख दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां लिख दीजिए, और एक हाइड्रोजन यहां पर लीजिए। अब देखा जाए कि ये किस प्रकार स्ट्रक्चर बना हुआ है। कार्बन की टोटल कितनी वैलेंसी, 4, ऑक्सीजन का कितने वैलेंसी, 2, हाइड्रोजन का 1, फिर हाइड्रोजन कितनी वैलेंसी, 1 होती है, और ये सब आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए मैं क्या बताया कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनाते हैं। बताइए ऑक्सीजन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताए थे, 2 बताए थे ना। देखिए 2 बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया। कार्बन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताया था, 4 बताया था ना। देखिए 4 बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया। ऐसे करके हम आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम जान सकते हैं। फिर अब स्ट्रक्चर का जानने के बाद उनको एक और चीज बता दो आपको थोड़ा सा, कि एक होता है लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और एक होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाते हैं, और एक होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर होता है और एक होता है अनपेयर। लोन पेयर मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन, कितने जोड़े में इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अनपेयर बोला जाता है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लोन पेयर बोला जाता है। अब ये कैसे होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने ऑक्सीजन को लिखना स्टार्ट किया, तो ऑक्सीजन को हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। 2 2 4 2 6। अब देखिए ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, तो इनको हम बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो सिंगल स्टेट में रहते हैं इनको हम बोलते हैं अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये चीजें जो बेसिक बातें बता रहे हैं ये आपके आने वाले टॉपिकों में सब यूज होगा, इसीलिए मैं सोचा कि बता दूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से कार्बनिक रसायन को समझ सके। मैं चाहता हूं डायरेक्टली आपको चैप्टर भी स्टार्ट कर सकता था कि कार्बनिक रसायन हेलोएल्केन और हेलोएरिन से स्टार्ट कर सकता था कि आखिर में होते क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको जब तक बेसिक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आप किसी भी टॉपिक को क्लियरिटी रूप से आप नहीं जान सकेंगे। तो यह चैनल जो मेरा चैनल है, एक बार अपने चैनल के बारे में बता देना चाह रहा हूं कि द यूथ क्लासेज माय बेस्ट चैनल, और पूरे इस क्षेत्र का सबसे माना जाने वाला चैनल होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे आपके स्तंभ जानते हैं ना, किसी भी चीज को खड़ा करने के लिए स्तंभ की जरूरत पड़ती है, तो इसमें ऐसे ऐसे स्तंभ जुड़ने वाले हैं जो आपको घर बैठे आसानी से यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड जो भी आपके बोर्ड हो, जो भी आपको हो वो तैयारी करवा सकते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूं कि आप किसी भी टीचर से कोई भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से देखेंगे तो बेसिक रूप से देखेंगे। ये नहीं कि आया कोई टीचर और चैप्टर स्टार्ट किया, 2-3 लेक्चर में चैप्टर को खत्म कर दिया, ताकि आपको भी कुछ समझ में नहीं कि सर जी क्या पढ़ा रहा है। बेसिक चीज से चलेंगे, बेसिक तरीके से चलेंगे तो अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट मिलेंगे और अच्छा से अच्छा आपको समझ में भी आएगा। तो ये जितनी बातें बताया हूं एक बार और मैं जल्दी दोहरा देना चाहता हूं, क्योंकि जो भी हमारा मेन ये था पहला नंबर कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा।
कार्बनिक रसायन पढ़ा, हाइड्रोकार्बन पढ़ा और उनके व्युत्पन्न का अध्ययन किया, फिर उसके एग्जाम्पलों को हमने पढ़ लिया। फिर अगला टॉपिक में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, डिफिनेशन क्या होता है और उसमें कैसे कैसे यौगिक बनते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होता है। फिर आगे हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल कैसे होते हैं, इनका डिफिनेशन क्या होता है। ये सब आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, आप वीडियो देखिए और नोट्स बनाते चलिए। जितना बेहतरीन नोट्स बनाएंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आपको सफलता मिलेगी। आप सोचेंगे घर बैठे रहे आराम से स्क्रीनशॉट लेते रहे तो मोबाइल का कोई भी फोटो और मोबाइल का कोई भी मटेरियल मोबाइल में ही रह जाता है, दिमाग में नहीं आता है। आप पेन और कॉपी उठाएंगे तो आपके दिमाग में भी जाएगा और साथ के साथ आपको नोट्स भी बनाए रहेंगे। इस वीडियो को जितना अच्छी तरह से देखेंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आपका कंटेंट मिलता रहेगा। और हमारे टीचर लोग, जो भी टीचर लोग जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ इस चैनल के माध्यम से, वो भी आपको यही सुझाव देंगे कि कृपया आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास का मजा कैसे उठाएंगे। मैं बताया हूं एकदम नॉर्मल स्पीड में वीडियो करके आपको देखना है। फिर आगे मैंने पढ़ाया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, फिर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा कि कार्बनिक रसायन में कौन कौन से मुख्य रूप से एलिमेंट शामिल होते हैं। जो भी एलिमेंट थे आपको मैंने बता दिया कि उस एलिमेंट के वैलेंस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उनका वैलेंसी कितना होता है, फिर वैलेंसी के बाद उसके उनका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, लुईस स्ट्रक्चर का सिंबल कैसा होता है। इन सब ओनली कार्बनिक रसायन में आने वाले तत्वों के बारे में हमने बताया। फिर उसका स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर बनता है। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस प्रकार से स्ट्रक्चर कंटिन्यू बढ़ता रहता है। फिर आगे मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूं कि जो आगे का जो हमारा क्लास 12 का सिलेबस है, तो सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी पीछे की बातें थी ओनली आपके कार्बनिक रसायन के बारे में था कि कार्बनिक रसायन होता क्या है, उनके कैसे यौगिक बनते हैं, बेसिक जानकारी मैंने दे दिया। उस कार्बनिक रसायन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब हम मेन 12th का पढ़ेंगे कि कौन से सिलेबस यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला होता है हैलो एल्केन। जो क्लास 12th में पहला टॉपिक है आपका वो है हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन के बारे में हमने पढ़ेंगे बढ़िया से कि हैलो एल्केन क्या होता है, और हैलो एल्केन के बाद उसका हैलो एरीन क्या होता है। इन पहला जो चैप्टर होगा वो हैलो एल्केन और हैलो एरीन होगा। क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में हैलो एल्केन और हैलो एरीन से टोटल आपके 8 मार्क्स नंबर आएंगे। टोटल 8 नंबर का आपका बोर्ड के पेपर में आएगा। तो पहला चैप्टर जो आपका होगा, और इस स्टार्टिंग में पहला चैप्टर से ही करूंगा, लेकिन पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्लास 12th में इस साल आने वाले में क्या क्या पढ़ना है हमको। तो पहला जो चैप्टर होगा वो हैलो एल्केन हैलो एरीन होगा जो 8 नंबर का देगा। फिर दूसरा है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। ये दूसरा चैप्टर है, एल्कोहल, फिनाल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये दूसरा जो चैप्टर है ये आपका 6 मार्क्स का देगा। यहाँ पर दूसरा जो चैप्टर है वो 6 नंबर का बोर्ड के पेपर में आएगा। पहले नंबर से 8 नंबर, दूसरे चैप्टर से 6 नंबर आएगा। फिर तीसरा चैप्टर जो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये अम्ल है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये जो होगा एल्डिहाइड, लिख दे रहा हूं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। फिर ये जो आपका चैप्टर है ये आपका 7 मार्क्स का आएगा। ये जो चैप्टर आएगा वो 7 मार्क्स का है। तो 8 मार्क्स से पहला चैप्टर आएगा, 6 मार्क्स जो होगा दूसरे चैप्टर से आएगा, 7 मार्क्स जो क्वेश्चन होंगे वो तीसरे चैप्टर से आएंगे। और चौथा आ जाएगा आपका चैप्टर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एमीन। एमीन के बारे में जितना हम पढ़ेंगे वहीं से ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बनते हैं। तो इस जब ये चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या मिलेंगे। फिर लिख देते हैं नाइट्रोजन, कलर चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो ये चौथा चैप्टर है, ये भी 7 मार्क्स का आएगा बोर्ड के पेपर में, ये भी आपका 7 मार्क्स देगा। तो इस तरह से आपके 4 जो चैप्टर मेन है, वो पहला चैप्टर जो है 8 नंबर का, फिर दूसरा चैप्टर है 6 नंबर का, फिर तीसरा चैप्टर है 7 नंबर का, और फिर चौथा चैप्टर है 7 नंबर का। एक और चैप्टर है पांचवा, ये पांचवा चैप्टर है जय अर्थ। तो यही तक आपको बायोमोलिक्यूल्स इसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स जो होता है, ये भी आपके 7 मार्क्स का टोटल है। तो अगर टोटल हम नंबर काउंट किया जाए तो टोटल नंबर आपके 35 नंबर हो जा रहे हैं, जितने भी आपके ये हैं 8 6 7 7 एंड आपका आ जाएगा 7 नंबर। ये टोटल 35 है ना, जो सेकेंड पार्ट है टोटल 35 नंबर का आएगा। तो इतने चीज हम टोटल पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहला जो सेकेंड जो वीडियो मेरा अपलोड होगा वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से होगा। तो हेलो एल्केन होता क्या है, हमने अभी तक कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में कि कार्बनिक रसायन के बेसिक चीज क्या होती है। और ज्यादा बेसिक जानना होगा कार्बनिक रसायन के लिए तो 11th का वीडियो आपको कार्बनिक रसायन को मिलेगा इसी चैनल के माध्यम से। वहां से जा करके आप 11th के कार्बनिक रसायन वाले वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ताकि आपको और क्लियरिटी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है, तो 5 चैप्टर है टोटल, 5 चैप्टर इस सब पूरे सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कब करना है, जब हमारा कंटेंट अच्छा जाता है तब करना है। तो जितना बेहतरीन कंटेंट जाएगा, जितना बेहतरीन तरीके से आप शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आपका कल्याण होगा तो आपके साथ साथ आपके दोस्त मित्र भाई बंधु जितने होंगे इन सबका सभी लोगों का कल्याण हो सकेगा। क्योंकि ये वीडियो स्टार्टिंग में बन रही है, तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, ये तीनों बोर्डों के माध्यम से बनेगा, जो भी आपको कंटेंट दिखाई देगा। क्योंकि हम लोग प्रयास करेंगे मैक्सिमम कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों को लेकर साथ चले, ताकि जो यूपी बोर्ड के बच्चे वो भी अच्छी तरह से समझ जाए, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे वो भी अच्छी तरह से समझ जाए। तो इसके साथ हम जितने भी टीचर लोग जुड़े होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, वो सभी लोग दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे। लेकिन बेहतरीन तरीका यही आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।